हेलो फ्रेंड। आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इसको डिस्कस करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको देख लेते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में, और आगे चलकर हम बार बार इन पॉइंट्स को, इन कंसेप्ट को यूज भी करते हैं। इसमें पहला पॉइंट है कि रेस्ट चार्ज हैज़ ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपके पास कोई चार्ज है और वो रेस्ट में है तो सिर्फ उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ही होगी। अब दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो इसमें है कि मूविंग चार्ज हैज़ बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, कि अगर एक चार्ज मूव कर रहा है तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। तीसरा पॉइंट ये है कि सपोज वी हैव अ चार्ज एंड वी कीप इट स्टेशनरी इन द मैग्नेटिक फील्ड, देन देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन चार्ज। किसी एक रीजन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है और आप एक चार्ज को रेस्ट की हालत में उस मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं, तो उस चार्ज के ऊपर उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं होगा, उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी। लेकिन अगर आप एक चार्ज को मूव करवा रहे हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में तो तब उसके ऊपर एक फोर्स लगेगी। लेकिन अगर आप एक चार्ज को मूव करवा रहे हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में तो तब उसके ऊपर फोर्स लगेगी, और वो फोर्स परपेंडिकुलर एक्ट करेगी उस प्लेन के जिस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर पड़े हुए हैं। और फोर्स क्यों लगेगी उस चार्ज के ऊपर? क्योंकि हमने पहले देखा कि मूविंग चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। तो जब एक चार्ज मूव करेगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में तो यहाँ दो मैग्नेटिक फील्ड्स हो जाएंगे, एक उस चार्ज की मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड कह सकते हैं और एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और ये दोनों फील्ड आपस में इंटरेक्ट करेंगी और उस इंटरेक्शन के नतीजे में उस चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगी। अच्छा, इसमें भी दो से तीन चीजें हैं जिसको समझना जरूरी है, और वो ये है कि हम ये कह रहे हैं कि अगर एक चार्ज पार्टिकल मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में तो उसके ऊपर फोर्स लगेगी। अच्छा, इसमें ये ज़रूरी है फोर्स लगने के लिए कि जो चार्ज पार्टिकल आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहे हैं वो परपेंडिकुलर एंटर हो। अगर तो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंटर होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सक रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनटू द पेपर मैंने ली हुई है और एक पॉजिटिव चार्ज को मैं मूव करवाते हुए इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा हूँ राइट साइड की तरफ। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगी। इस सूरत में अब जब ये चार्ज पार्टिकल इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आएगा तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी जो इसके पाथ को बेंड कर देगी। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि ये इस फोर्स लगने के लिए ज़रूरी है कि ये चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर एंटर हो। अब अगर चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर एंटर नहीं हो रहा बल्कि पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड एंटर हो रहा है तो उस सूरत में इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी और वो स्ट्रेट गुजर जाएगा। एक तीसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में ना परपेंडिकुलर एंटर हो ना ही पैरेलल एंटर हो, बल्कि वो किसी एक खास एंगल के ऊपर एंटर हो बिटवीन 0 to 90 डिग्री। तो उस सूरत में हम वेलोसिटी वेक्टर को दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक उसका वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगती और वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से उसके ऊपर एक फोर्स लगती है जो इसके पाथ को बेंड कर देती है और उसको सर्कल में मूव करवाती है। तो उस सूरत में कि अगर एक चार्ज पार्टिकल ना पैरेलल एंटर हो रहा है और ना ही परपेंडिकुलर एंटर हो रहा है, किसी और एंगल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो रहा है, तो उस सूरत में जो चार्ज पार्टिकल की मोशन होती है वो कुछ इस तरह से हो जाती है। इस मोशन को हम हेलिकल मोशन कहते हैं। मैंने बताया कि हमने वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी
तो चार्ज आगे की तरफ मूव करेगा। वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से फोर्स एक्ट करेगी जो उसको सर्कल में घुमाएगी, चार्ज सर्कल में मूव करेगा। तो इसीलिए यहाँ पे आप इस मोशन में देख सकते हैं कि चार्ज आगे की तरफ भी जा रहा है और चार्ज सर्कल में भी मूव कर रहा है। आगे की तरफ जा रहा है क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, सर्कल में मूव कर रहा है क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो फोर्स एक्ट कर रहा है। तो इस टाइप की मोशन को हम कहते हैं हेलिकल मोशन। तो अभी तक हमने ये देखा है कि जब एक चार्ज पार्टिकल किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसके ऊपर फोर्स लगती है और ये फोर्स जो होती है ये मैग्नेटिक फोर्स कहलाती है। अब हम उस मैग्नेटिक फोर्स का एक फार्मूला ड्राइव करना चाह रहे हैं उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए। इसके लिए मैंने ये किया है कि एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लिया है कंडक्टर का जिसकी लेंथ जो है L है और उसका जो एरिया है वो A है और उसको हमने एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दी। अगर मैं इस कंडक्टर का वॉल्यूम लिखना चाहूँ तो वॉल्यूम ऑफ अ कंडक्टर हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ। सो वो मैंने लिख दिया ए इंटू एल। चार्ज कैरियर्स जो हैं उनको मैं एन से डिनोट कर रहा हूँ। चार्ज कैरियर क्या होते हैं? चार्जेस जो हैं वो खुद ब खुद मूव नहीं करते। चार्जेस को मूव करने के लिए चार्ज कैरियर्स की ज़रूरत होती है। तो हम ये सपोज कर रहे हैं कि ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने लिया है देयर आर एन नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स। सो चार्ज कैरियर इज इक्वल टू एन। टोटल चार्ज कैरियर्स क्या होंगे कि हम नंबर ऑफ चार्ज कैरियर को उसके वॉल्यूम के साथ, वॉल्यूम ऑफ अ कंडक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि टोटल चार्ज कैरियर इज इक्वल टू एन इंटू ए एल। और चार्ज ऑन ईच चार्ज कैरियर, एक चार्ज कैरियर के ऊपर जो चार्ज है उसको हम लेट से क्यू कह रहे हैं। तो जो टोटल चार्ज हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा NaLQ. N charge number of charge carrier, A volume of a conductor and Q is the charge on each charge carrier। और इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम। अब हम ये सपोज कर रहे हैं कि the charge carrier moves from left side of a conductor with velocity v and comes out at the right side after covering a distance L in time delta t। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं as we know that S is equal to Vt और डेल्टा टी इज इक्वल टू एस ओवर वी और लेंथ ऑफ अ कंडक्टर को हम एल से शो कर रहे हैं तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि डेल्टा टी इज इक्वल टू एल ओवर वी। इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे रहे हैं। तो एज वी नो दैट करंट की डेफिनेशन अगर हम यूज़ करें तो वो है आई इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम where delta Q is the total charge। और इस टोटल चार्ज को हम पहले निकाल चुके हैं इक्वेशन 1 में कि वो हमारे पास आता है NaLQ। सो हम इसकी जगह जो है वो NaLQ पुट कर देते हैं और टाइम डेल्टा टी की भी वैल्यू हम इक्वेशन 2 में निकाल चुके हैं, वो हमारे पास आई है L ओवर B। तो हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं NaLQ मल्टीप्लाई बाय V डिवाइडेड बाय L और L आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी I इज इक्वल टू NaQV। इसको इक्वेशन 3 कहते हैं। दिस इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। जैसा कि हम पहले जानते हैं कि फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग कंडक्टर इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उसका फार्मूला हमारे पास ये होता है F इज इक्वल टू आई। जैसा कि हम जानते हैं कि फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग कंडक्टर इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड उसका फार्मूला होता है F इज इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी। और इस इक्वेशन में हम I की जगह जो इक्वेशन 3 में वैल्यूज हमने फाइंड आउट किए अगर हम वो पुट करते हैं तो ये हम इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी NaQV इंटू एल क्रॉस बी। हमने इस इक्वेशन में I की वैल्यू पुट कर दी। इसको मैं थोड़ा सा अरेंज कर रहा हूँ और क्योंकि वेलोसिटी भी वेक्टर है और लेंथ भी वेक्टर है सो F इज इक्वल टू NA। इस इक्वेशन को मैंने थोड़ा सा अरेंज कर दिया क्योंकि वेलोसिटी भी एक वेक्टर है और लेंथ एलिमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो थोड़ा सा इसको अरेंज कर दिया। लेंथ को मैं क्रॉस प्रोडक्ट से बाहर ले आया और वेलोसिटी को मैं क्रॉस प्रोडक्ट के
अंदर ले गया। अब अगर आप ये देखें कि ये जो आपके पास टर्म बच रही है NaQl, इसको अगर आप फर्स्ट इक्वेशन जो हमने लिखी थी उसमें देखें तो ये हमारे पास टोटल चार्ज है और हम इसको टोटल चार्ज से रिप्लेस कर सकते हैं। ये हो जाएगा F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। तो ये वो फोर्स है जो कि एक मूविंग चार्ज के ऊपर लगेगी इनसाइड द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड।